हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में गाइज। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई अब बहुत ही कम टाइम हमारे पास इस जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए रह गया है। अब इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर इफ यू वांट टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन एनी काइंड ऑफ कोर्स रिगार्डिंग योर जेआईबी प्रिपरेशन, सो this is the right time for you guys. Why? Because edutap has come up with शुभ नवरात्रि ऑफर्स, जहां पे आप लोगों को एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। अब आप लोगों को सिंपली फेस्टिवल 80 जो कोड है वो यूज करना है एंड यू विल बी गेटिंग अ फ्लैट 80% डिस्काउंट ऑन योर all JIB courses for your JIB preparation guys. And one thing you need to remember कि this offer is valid from 22nd September to 25th September 2025, that is till today only guys. So guys, you can enroll yourself by availing these particular kind of discount अगर आप लोग अपनी प्रेपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रॉफिट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आप लोगों से पूछी जा रही हैं। योर ऑप्शंस आर इट इज द मनी रिमेनिंग आफ्टर अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंसेस, इट इज एन एब्सोल्यूट नंबर नॉट अ रेशियो, इट इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी रिलेटिव टू एक्सपेंसेस, ग्रॉस सेल इज अ मेजर ऑफ टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? अब इनकरेक्ट आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी रिलेटिव टू एक्सपेंस। अब देखिएगा, इस दो टर्म्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिट क्या है? जब भी आप लोगों ने अपने सारे एक्सपेंसेस कर लिए, देखिए आप लोगों की जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम में से जब इन एक्सपेंसेस को आप लोगों ने निकाल दिया तो आप लोगों के पास जो अमाउंट रह गया उसको बोला जाता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हमेशा एक एब्सोल्यूट नंबर के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। जैसे बोलते हैं ना कि 70% प्रॉफिट हो गया, 80% प्रॉफिट हो गया, 120% प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से एक एब्सोल्यूट नंबर की फॉर्म में हम लोगों को जो प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है, रेशियो में नहीं देखने के लिए मिलता है। और ग्रॉस सेल जो है उसको हम लोग बोलते हैं टॉप। अब देखिए, दो तरह के कंसेप्ट और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी और बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ग्रॉस सेल है मतलब जो टोटल इनकम है, जब आप लोगों ने अभी तक एक्सपेंस डिडक्ट नहीं किया हुआ है, उस ग्रॉस सेल को हम लोग क्या बोल देंगे? टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी बोल देंगे। अब जब ग्रॉस सेल में से आप लोगों ने जो है वो एक्सपेंडिचर निकाल दिया तो जो प्रॉफिट बचा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? फिर बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी बोल देंगे। तो आप लोगों की फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। अब ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? इट इज मेजर ऑफ एफिशिएंसी रिलेटिव टू एक्सपेंस। नहीं भाई, ये एक्चुअल में प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी के थ्रू हम लोग जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मेजर कर पाते हैं कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अब जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन ए है, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 100 रुपीज की इनकम थी, 50 रुपीज खर्चा किया, 50 रुपीज प्रॉफिट बना लिया इसने। इसने 80, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन थी बी, इसने 80 रुपीज इसकी इनकम थी, 30 रुपीज खर्चा किया, प्रॉफिट बना लिया 50 रुपए। सो विच ऑर्गेनाइजेशन इज मोर एफिशिएंट? ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन बी। तो इसने कम खर्चा करके भी 50 रुपए बचा लिए, इसने ज्यादा खर्चा करके भी सिर्फ 50 ही रुपए बचा पाई ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके थ्रू हम लोग जो प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करते हैं रिलेटिव एक्सपेंस के थ्रू गाइस। आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर कि व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, now there is a case study for you guys. So Metro Bank is planning a new strategy to improve its profitability. The management is considering two options. Option A क्या बोल रही है? Aggressively increase the marketing to attract more customer deposits even if it means offering higher rate of interest. Option B क्या है उनके सामने? कि भाई वो फोकस करें on lending to the low risk credit worthy business to ensure कि जो लोन्स हैं उनको पे रीपे कर दिया जाए विद इंटरेस्ट, और वो नए डिजिटल सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस करें विद प्रीमियम फी गाइस। तो ये दो ऑप्शंस जो है वो मेट्रो बैंक के सामने हैं, जिसके थ्रू अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, विच ऑप्शन इज मोर अलाइंड विद डायरेक्टली इंक्रीजिंग द बैंक्स रेवेन्यू। सो बैंक का रेवेन्यू जो है वो किस ऑप्शन को ऑप्ट करने से डायरेक्टली हम लोगों को इंक्रीज करता हुआ देखने के लिए मिलेगा? ऑप्शन ए, बिकॉज डिपॉजिट्स आर द की पार्ट ऑफ द बिजनेस। ऑप्शन बी, बिकॉज इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट अर्नड ऑन एसेट एंड फी इनकम। ऑप्शन सी क्या बोल रही है? बोथ ऑप्शंस आर इक्वली लाइकली टू इंक्रीज द रेवेन्यू, नीदर ऑप्शन विल अफेक्ट द बैंक्स रेवेन्यू गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। व्हाई? क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि भाई एक तो ये लो रिस्क कस्टमर्स को टारगेट करे, उनको जो है लेंडिंग दे, उनको जो है फंड्स लेंड करे, सो दैट वो लो रिस्क कस्टमर उस लोन अमाउंट को जो है टाइमली मैनर के अंदर जो है रीपे कर दें। साथ ही साथ न्यू डिजिटल सर्विसेज को जो है लॉन्च किया जाए जिनके थ्रू एक फी बेस्ड इनकम जो जनरेट हो। अब लोन्स के थ्रू इंटरेस्ट बेस्ड इनकम आएगी, और जो
ये हमारे न्यू डिजिटल सर्विसेज है, इनके थ्रू प्रीमियम फी जो है वो बैंक को रिसीव होगी, उससे भी बैंक का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही बन जाता है हमारा यहाँ पे भाई, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट वार्न्स दैट, जो ऑप्शन ए है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकती है मेजर एक्सपेंस फॉर अ मेट्रो बैंक। तो व्हाट एक्सपेंस इज द एनालिस्ट मोस्ट लाइकली रेफरिंग टू, एक एनालिस्ट है वो बोल रहे हैं कि अगर ऑप्शन ए को ऑप्ट किया इस मेट्रो बैंक ने तो बैंक का जो मेजर एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा। अब ये कौन से मेजर एक्सपेंस के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं? सैलरी फॉर द न्यू मार्केटिंग स्टाफ, इंटरेस्ट पेड ऑन इट्स लाइबिलिटीज, fee paid to the technology providers, interest earned on its assets, guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, interest paid on its liabilities. अब देखिए एक बैंक के लिए जो मेजर एक्सपेंस रहता है वो रहता है जो भी इंटरेस्ट एक बैंक के द्वारा जो है वो पे किया जाता है अपनी लाइबिलिटीज के लिए, गाइज। लाइबिलिटीज क्या होती है एक बैंक के लिए? लाइबिलिटीज क्या है एक बैंक के लिए? जो भी कासा डिपॉजिट्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं या फिर टाइम डिपॉजिट्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए कासा डिपॉजिट्स में हम लोग देखते हैं कि सेविंग अकाउंट के ऊपर कस्टमर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को। इसी तरह से टाइम डिपॉजिट, जब भी एफडी आरडी ओपन अप करवाता है कस्टमर तो कस्टमर एक इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम अर्न करता है, मतलब देयर इज आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द बैंक। इसके अलावा लाइबिलिटी क्या हो जाती है बैंक के लिए? जो बोरोइंग्स बैंक ने की हुई है, ठीक है। तो इन बोरोइंग्स को और ये जो हमारे कासा डिपॉजिट्स हैं और टाइम डिपॉजिट्स हैं ये हमारे पार्ट बन जाते हैं लाइबिलिटी का। अब जब इन लाइबिलिटीज के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो एक मेजर एक्सपेंस हो जाएगा। यहाँ पे ये रेफर करना चाह रहा है एनालिस्ट कि भाई अगर ऑप्शन ए को आप लोग जो ऑप्ट करते हैं तो आप लोग जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट आप लोगों को अपनी लाइबिलिटी के ऊपर फिर देना पड़ेगा, गाइस, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट वन हियर। Moving ahead, next question is based on the fundamental accounting equation for bank provided assets is equal to liabilities plus capital। अब देखिए एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है कि assets are equal to liabilities plus capital। which of the following statements are correct? स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? एवरीथिंग अ बैंक ओन्स दैट इज एसेट इज फाइनेंस्ड ईदर बाय व्हाट इट ओन्स लाइबिलिटी और बाय इट्स ओन ओनर्स स्टेक दैट इज कैपिटल। स्टेटमेंट टू क्या बोल रही है? इफ द बैंक एसेट इंक्रीजेस इट्स लाइबिलिटी एंड और कैपिटल मस्ट ऑल्सो इंक्रीज टू मेंटेन द बैलेंस, ठीक है। स्टेटमेंट थ्री क्या बोल रही है? लोन्स आर प्राइमरीली कंपोनेंट ऑफ अ बैंक्स लाइबिलिटी। स्टेटमेंट फोर क्या बोल रही है? द इक्वेशन शोज दैट बैंक्स एसेट आर अ सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर इट्स ऑपरेशंस, गाइस। सो योर ऑप्शंस आर वन ओनली, वन एंड थ्री ओनली, वन एंड टू ओनली, थ्री एंड फोर ओनली। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, गाइस? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वन एंड टू ओनली। अब देखिए एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, गाइस। अब हमेशा हम लोग देखते हैं कि भी जो एसेट्स हैं, जो भी एक बैंक के एसेट्स रहते हैं, एसेट्स जो बैंक ओन करता है, दोज एसेट्स आर यूजुअली फाइनेंस्ड बाय लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या बताई मैंने अभी आप लोगों को? बैंक के लिए लाइबिलिटी क्या है? जो बोरोइंग की होगी बैंक ने या फिर जो डिपॉजिट्स कस्टमर करेंगे बैंक्स के अंदर, दोज आर द लाइबिलिटी फॉर अ बैंक। इसके अलावा जो बैंक के ओनर्स की खुद का पैसा है, ओनर्स इक्विटी जिसको हम लोग बोल देते हैं या फिर बैंक्स कैपिटल बोल देते हैं, तो ओनर्स इक्विटी और लाइबिलिटी इन दोनों की हेल्प से ही जो बैंक है वो अपने एसेट्स को जो है वो फाइनेंस कर पाता है, गाइस। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट टू क्या बोल रही है? अगर बैंक के एसेट बढ़ते हैं तो या तो इसकी लाइबिलिटी या फिर कैपिटल दोनों में से जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा किसी एक चीज को या दोनों को, सो दैट ये जो इक्वेशन है इसका बैलेंस मेंटेन रहे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? लोन्स आर प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द बैंक लाइबिलिटीज। नहीं भाई, लोन्स किसके कंपोनेंट बन जाते हैं? बैंक के एसेट का कंपोनेंट बनते हैं हमारे लोन्स। लाइबिलिटीज का पार्ट तो मैंने बताया आप लोगों को, डिपॉजिट्स और जो बोरोइंग्स है बैंक के लिए वो लाइबिलिटी का पार्ट बनेगी। तो स्टेटमेंट थ्री गलत हो गई हमारी। स्टेटमेंट फोर क्या बोल रही है? द इक्वेशन शोज दैट बैंक एसेट आर सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर इट्स ऑपरेशन। नहीं भाई, बैंक के एसेट थोड़ी सोर्स है, बैंक की लाइबिलिटीज और जो कैपिटल है दोज आर बेसिकली द सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर डूइंग द डे टू डे ऑपरेशन फॉर अ बैंक, गाइस। सो स्टेटमेंट फोर इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, दैट इज वन एंड टू आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, गाइस। Moving ahead, now there is a case study for you guys. Analyze from the data from National Trust Bank for the fiscal year. Interest earned on loan is 80 million, interest earned on security is 20 million, interest paid on deposits and borrowing is 45 million, fee income is 15 million, ऑपरेटिंग कॉस्ट दी गई है 30 मिलियन, एवरेज टोटल एसेट ऑफ द ईयर दिए गए हैं 1200 मिलियन, गाइस। अब इसी पर्टिकुलर डेटा के बेसिस के ऊपर व्हाट इज बैंक्स रिटर्न ऑन एसेट, गाइस। अब देखिए बैंक की जो रिटर्न ऑन एसेट है, रिटर्न ऑन एसेट हम लोग किस तरह से निकालते हैं इसी के बारे में पूछा गया है। योर ऑप्शंस आर 1.67%, 3.33%, 5.83% या फिर 6.67%, गाइस। अब देखिए गाइस, रिटर्न ऑन एसेट का जो फॉर्मूला हमारे पास रहता है वो रहता है नेट इनकम, ठीक है। नेट इनकम विल बी डिवाइडेड बाय
एवरेज बैंक एसेट्स गाइस। अब एवरेज बैंक एसेट आप लोगों के पास गिवन है, नेट इनकम हम लोगों ने निकालनी है। एवरेज बैंक एसेट कितने हैं, 1200 मिलियन के हैं, तो ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये तो हम लोगों को पता ही है। न्यूमिनेटर की हमारे पास जो है न्यूमिनेटर कैसे निकालना है इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए नेट इनकम कैसे निकाली जाती है, नेट इनकम इज इक्वल टू, ठीक है, हमारी जो फी बेस्ड इनकम है, फी बेस्ड इनकम हमारे पास गिवन है 15 मिलियन, सो यहाँ पे 15 प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम, फी इनकम प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम कैसे निकालते हैं हम लोग, जो भी इंटरेस्ट अर्न किया है लोन्स और सिक्योरिटीज उसको ऐड कर लेंगे, 80 प्लस 20 100 हो गया, ठीक है, और इंटरेस्ट जो पे किया है डिपॉजिट और बोरिंग्स पे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 100 में से जब 45 निकालेंगे तो हमारे पास 55 वैल्यू बन जाएगी। सो 55 हमारे पास नेट इंटरेस्ट इनकम आ गई, माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 30, तो सिंपली जब हम लोग 15 प्लस 55 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, रिटर्न ऑन एसेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी गाइस। सो जब आप लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे यू विल बी गेटिंग 3.33% एज अ रिटर्न ऑन एसेट गाइस। सिंपली आप लोगों ने फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट ऑन करना है और आप लोग जो है वो रिटर्न ऑन एसेट को कैलकुलेट कर पाएंगे गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट जो केस स्टडी आप लोगों के सामने है, एन इन्वेस्टर इज डिसाइडिंग वेयर टू इन्वेस्ट द 10 करोड़, 10 करोड़ रुपीज है, उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, एक इन्वेस्टर जो डिसाइड कर रहा है, दे कैन ईदर स्टार्ट देयर ओन बैंक, किसके नाम से, मिनी बैंक के नाम से, या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं पैसे को एग्जिस्टिंग बैंक में जिसका नाम है मेगा बैंक, दैट ऑफर्स अ 5% रिटर्न ऑन डिपॉजिट। जो इन्वेस्टर है वो एस्टिमेट करता है कि भी जो मिनी बैंक है दैट कुड earn an average return on asset of 1.2% by lending out the money। जो मिनी बैंक है, जो वो खुद का बैंक स्टार्ट करना चाह रहे हैं उस 10 करोड़ से, उसके थ्रू जो रिटर्न ऑन एसेट वो एस्टिमेट कर रहे हैं वो 1.2% की कर रहे हैं कि अगर हम लोग पैसा लेंड करेंगे तो हमारे को 1.2% का जो रिटर्न है वो देखने के लिए मिलेगा गाइज। अब बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी, अगर जो इन्वेस्टर है वो स्टार्ट करता है एक मिनी बैंक को, मतलब खुद का बैंक स्टार्ट करता है एंड 10 के 10 करोड़ को यूज कर लेता है एज ए कैपिटल विदाउट टेकिंग एनी डिपॉजिट, मतलब कोई डिपॉजिट नहीं लेता है, कस्टमर से डिपॉजिट नहीं लेता है, अपने खुद के पैसे को यूज कर लेता है, तो व्हाट वुड बी द बैंक्स टोटल एसेट एंड लेवरेज रेशियो गाइस। तो जो पैसा यूज किया वही बैंक का खुद का है, उसी से एसेट बनाएगा वो। तो हम लोगों को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भी बैंक के टोटल एसेट कितने होंगे और लेवरेज रेशियो कितनी होगी। योर ऑप्शंस आर एसेट्स इज इक्वल टू 10 करोड़, leverage will be 1:1, asset is 20 crore, leverage is 2:1, assets will be 10 crore, leverage is 0:1, assets will be 100 crore और leverage will be 10:1। so what should be the right answer, the right answer will be option number A। अब देखिए guys, जो बैंक के एसेट हैं, हम लोगों ने देखा कि बैंक के एसेट कैसे बनते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब लाइबिलिटीज तो कुछ भी नहीं है, तो एसेट और कैपिटल बराबर हो गए, कैपिटल कितनी थी 10 करोड़, तो एसेट भी कितना हो गया हमारा 10 करोड़ हो गया। लेवरेज क्या होता है, लेवरेज इज बैंक्स एसेट डिवाइडेड बाय बैंक्स कैपिटल, ठीक है, तो बैंक के एसेट कितने हैं 10 करोड़ के एसेट हैं, ठीक है, और 10 करोड़ की कैपिटल है, तो डिवाइड करेंगे तो 1:1 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से लेवरेज रेशियो क्या निकल के आ गई हमारे पास 1:1, दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन गाइस। Moving ahead, next case studies, you are analyzing the financials of a Citibank for the year, the financial data is available। अब ये आप लोगों के पास डेटा है, नेट इनकम दी गई है 50 करोड़, एवरेज टोटल एसेट आर 2000 करोड़, एवरेज बैंक कैपिटल दैट इज ओनर्स इक्विटी जो है वो 200 करोड़ की दी गई है। अब बेस्ड ऑन दिस डेटा व्हाट इज सिटी बैंक रिटर्न ऑन इक्विटी। अब देखिएगा इस रिटर्न ऑन इक्विटी पूछा गया है, ऑप्शंस क्या है 2.5%, 10%, 25%, 20%। अब जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हम लोग निकालते हैं रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज रेशियो, ठीक है, तो रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रही है अभी तक। रिटर्न ऑन एसेट हम लोग कैसे निकालते हैं, रिटर्न ऑन एसेट इज एवरेज बैंक एसेट को हम लोग डिवाइड कर देंगे, एवरेज जो बैंक एसेट है वो कितने हैं 2000 करोड़ के हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है वो हमारे पास 2000 करोड़ आ गया, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट की अगर मैं बात करूं, ऊपर क्या आ जाएगा नेट इनकम, नेट इनकम हमारे पास कितनी दी हुई है यहाँ पे 50 करोड़ की नेट इनकम दी हुई है, तो 50 करोड़ की नेट इनकम आ गई मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा लेवरेज रेशियो है वो कैसे निकालते हैं, बैंक एसेट डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल। बैंक की एसेट कितने हैं हमारे पास, बैंक की एसेट है 2000 करोड़ के, तो 2000 यहाँ पे 2000 डिवाइडेड बाय बैंक की कैपिटल कितनी है 200 करोड़ की बैंक की कैपिटल है, तो 2000 डिवाइडेड बाय 200। आप लोग जब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे यू विल बी गेटिंग द राइट आंसर एज ऑप्शन नंबर सी गाइस। सिंपली रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के अंदर आप लोगों ने वैल्यूज को पुट ऑन किया। फॉर्मूला क्या बताया मैंने आप लोगों को, रिटर्न ऑन इक्विटी विल बी इक्वल टू रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज रेशियो। रिटर्न ऑन एसेट कैसे निकालते हैं, नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट्स, और लेवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं, एवरेज एसेट डिवाइडेड बाय
एवरेज कैपिटल, सारी वैल्यूज आप लोगों के पास गिवन है, इनको पुट करना है फॉर्मूला में एंड यू विल बी गेटिंग द रिटर्न ऑन इक्विटी गाइस. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपनी XYZ लिमिटेड हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 3 lakh rupees and interest paid of rupees 50,000. It also paid 10% per annum tax on the amount after deducting the interest. Calculate the net profit for the company guys. Your options are 2,50,000, 1,50,000, 2,15,000, 2,25,000. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D guys. अब देखिए नेट प्रॉफिट हम लोग जानते हैं कि नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है. हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो इंटरेस्ट और जो एक्सपेंस की पेमेंट की है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो नेट प्रॉफिट निकल आएगा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 3 लाख रुपए हमारे पास जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है. इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी की जा रही है, 50,000 की जा रही है. ठीक है, 50,000 प्लस जो टैक्स पे किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट. मतलब 3 लाख में से 50,000 निकाल लिए, 2.5 लाख रह गया. 2.5 लाख का 10% निकालेंगे. 2.5 लाख का जब 10% आप लोग निकालेंगे तो ये हमारे पास जो 25,000 निकल के आ जाएगा. 50,000 प्लस 25,000 75,000. 3 लाख में से 75,000 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन डी दैट इज 2,25,000 जो है वो नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा गाइज. अब अगर यहीं पे आप लोगों से नेट प्रॉफिट मार्जिन पूछ लें, ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अगर यहाँ पे पूछा होता तो कैसे निकालते आप लोग. नेट प्रॉफिट मार्जिन इज जो हमारा नेट प्रॉफिट है दैट विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल सेल्स. फिर यहाँ पे टोटल सेल्स की वैल्यू भी आप लोगों को गिवन रहती है गाइज, तभी आप लोग जो था नेट प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट कर पाते. आई होप ये नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है ये आप लोगों को क्लैरिटी होगी. अब इसी तरह से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास देखिए 3 लेवल्स ऑफ प्रॉफिट देखने के लिए मिलते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं जो टोटल सेल्स है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर सेल्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा. नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम लोग जब इंटरेस्ट और जो टैक्स की पेमेंट है वो कर लेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा. मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली फाइनल प्रॉफिट है जो एक अर्न होता है कि इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटी को गाइस. ठीक है, सो आई होप नाउ इट इज क्लियर कि 3 लेवल्स ऑफ प्रॉफिट कौन से हैं और ऑप्शन डी ही सही ऑप्शन क्यों हो जाता है यहाँ पे. मूविंग अहेड, नेक्स्ट केस स्टडी आप लोगों के सामने. अ कंपनी रिपोर्टेड द फॉलोइंग फाइनेंशियल्स ऑफ द लास्ट क्वार्टर. सेल्स दी गई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया गया है, सेल्स ऑफ जनरल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए गए हैं और इंटरेस्ट और टैक्स का अमाउंट दिया गया है. इंटरेस्ट और जो टैक्स की पेमेंट है वो 50,000 है. सेल्स ऑफ जनरल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो 1 लाख रुपीज है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 3 लाख रुपीज और सेल्स जो टोटल है वो 5 लाख रुपए दी गई है. आपको निकालना क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अभी मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है, 1 लाख रुपीज, 2,50,000 या फिर 1,50,000 गाइस. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर गाइस, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट में से जो सेल्स ऑफ जनरल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उनको हम लोग जो है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे गाइस. अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है आप लोगों के पास, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास नहीं दिया हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, जो टोटल सेल्स है मतलब 5 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 3 लाख, तो हमारे पास जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया वो 2 लाख रुपीज निकल के आ गया गाइस. ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, इसमें से हम लोग सेल्स ऑफ जनरल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. कितने दिए गए हैं 1 लाख रुपीज. 2 लाख में से 1 लाख निकाल लेंगे, हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा विच इज रुपीज 1 लाख रुपीज गाइस. ठीक है, सो आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर कि हाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज बीइंग कैलकुलेटेड. अब यहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पूछ लेते तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स. मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इज द टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता था गाइस. ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन is what is leverage for a bank. Your options are the ability to generate revenue through charges on a customer deposit, the practice of borrowing funds to invest in asset to increase the returns, the percentage of ownership stake held by the shareholder, the total value of asset held by the bank. So what should be the right answer here, the right answer will be option number B. अब देखिए लेवरेज मैंने आप लोगों को बताया, लेवरेज क्या है, बैंक के एसेट को बैंक की कैपिटल से डिवाइड कर लेंगे. तो जब भी एक बैंक के द्वारा अपने एसेट को बढ़ाने के लिए अपनी लाइबिलिटीज को इंक्रीज किया जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग लेवरेज गाइस. ठीक है, सो द प्रैक्टिस ऑफ बोरोइंग फंड्स टू इन्वेस्ट इन एसेट टू इंक्रीज द रिटर्न, मतलब रिटर्न बढ़ेगी एसेट्स की हेल्प से. अब उस रिटर्न को बढ़ाने के लिए एसेट बढ़ाने पड़ेंगे. एसेट बढ़ाने के लिए अगर बोरोइंग्स बढ़ा रहा है बैंक तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि लेवरेज का यूज यहाँ पे किया जा रहा है भाई. ठीक है, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर.
तो ये गाइज हम लोगों ने आज के इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया। बट अगर आप लोग जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप लोगों को इस टॉपिक का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, जहां से आप लोग डिटेल में इस टॉपिक को समझ लेंगे। और अब क्योंकि अब आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अब आप लोगों को कंटेंट को समझना भी जो है वो ईजी लगेगा गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पे कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जेआईबी कोर्सेज के ऊपर जाते ही आप लोग जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स दैट इज INDIFS, PPB, AFM और RBWM, इन चारों कंपोनेंट्स की आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट जो है वो ऑफर कर दिए जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स गाइस, अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बट अगर आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है और आप लोग चाह रहे हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लोग प्रिपरेशन कर लें जल्दी से, तो आप लोग जो सुपर क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई आप लोग जो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, तो सिंगल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेंगे फॉर INDIFS, PPB, RBWM और AFM के लिए गाइस, जहां पे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, कंसेप्ट क्लासेस और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे गाइस। इसके अलावा अगर आप लोग इवैल्यूएशन करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन की, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस, अगर आप लोग जो किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं अपनी जेआईबी एग्जामिनेशन को लेकर के। एंड इन द एंड आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू गाइस कि भाई दिस इज द राइट टाइम, अगर आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल करना चाहते हैं, बिकॉज सिंपली आप लोगों को फेस्टिवल 80 कोड यूज करना है, जिसके थ्रू फ्लैट 80% का जो डिस्काउंट है आप लोगों को ऑफर कर दिया जाएगा। और ये जो ऑफर है इट इज वैलिड फ्रॉम 22 सितंबर टू 25 सितंबर, दैट इज till today only this offer is valid guys. So hurry up if you want to get yourself enrolled in any kind of these courses for your GIB preparation. So that is all from my side for this particular session guys. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप लोग इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।